श्रेया, मैं आपसे झांसी केवल नहीं, मैं पूरे बुंदेलखंड को लेकर सवाल पूछूंगा, क्योंकि पिछली बार चुनावों में बीजेपी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया था। यह माना जाता है कि बीजेपी का वो बड़ा गढ़ है जिसे पिछली बार बीजेपी ने हथिया लिया था। इस बार वहां पर क्या स्थितियां हैं, जरा समझाइए, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से झांसी की भी और बुंदेलखंड की भी। जी हाँ, बिल्कुल। वोटर टर्नआउट की अगर बात किया जाए तो झांसी नगर छोड़ के बाकी जो एरिया है जैसे बबीना, मौरानीपुर और गरौठा, वहाँ पे वोटर टर्नआउट काफ़ी हद तक पिकअप कर चुकी है। सवेरे हमने देखा कि थोड़ा स्लो वोटर टर्नआउट था, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो जैसा कि इस बूथ में मौजूद है गरौठा में, यहाँ पे भी लगातार वोट आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हमने बातचीत भी की खूब सारे वोटर्स से, हमने जो प्रत्याशी है उन लोगों से भी बात की। तो जो मुद्दा यहाँ से उठकर आ रहा है वो दो, एक तो लोग बार बार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की बात। तो ये एक सेंसिटिव एक सेंटिमेंट है जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि किस तरफ इस बार बुंदेलखंड वोटिंग कर रहे हैं। और अगर बुंदेलखंड के मुद्दों की बात करें तो कुछ डेवलपमेंट जो हुए हैं इस तरफ, या फिर जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है ये रीजन, उसमें एक बड़ा चीज है जल जीवन मिशन, जो हर घर नल की जो एक काम हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बुंदेलखंड का जो रीजन है वो ड्राई रीजन है। तो वाटर क्राइसिस बहुत बड़ी एक मुद्दा थी, और इस पे क्योंकि यूपी के सरकार में काम हुआ है तो लोग खुश नजर आए और वोटर्स भी इसके बारे में काफी बात किए। तो फिलहाल ये एक इशू उभर के सामने आ रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर भी हर एक वोटर के मुंह पे हमने सुना। जी श्रेया, इसके पहले कि मैं आपके पास लौटूंगा, श्रेया, वरुण सिन्हा के पास एक बार मैं जाना चाहता हूं। एटा वरुण, जहां पर आप मौजूद हैं ये भी बड़ी दिलचस्प सीट है। इस सीट के बारे में पढ़ते वक्त ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि आजादी के बाद केवल एक महिला प्रत्याशी है जो यहां से जीत कर आई है। इस बार 8 वहां पर उतरी हुई हैं। तो क्या एटा का माहौल है, क्या इस बार कोई बदलाव हो सकता है? वोटिंग परसेंटेज कैसा है, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, यहाँ के लोग एक बात कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दों की राजनीति जातिगत समीकरण में कहीं दब ना जाए, और शायद यही स्थिति है कि लगातार पिछले 2012 में चारों सीटें एटा की जो थी वो समाजवादी पार्टी के पास थी। 17 में समीकरण बिल्कुल बदल गए, बीजेपी के पास चारों गई, और 22 के समीकरण क्या होंगे इस पर सबकी नजर है। वोटिंग परसेंटेज आप बता ही रहे हैं कि मैनपुरी के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जो वोटिंग हो रही है वो एटा के अंदर है। लगातार सुबह से यहाँ पर लाइन्स देखने को मिल रही है, तो भीड़, उत्साह, जोश, किसी की कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हर कोई चाहता है कि अपने मत का प्रयोग करे। जहां तक मुद्दों की बात करी जाए तो यहाँ पर घंटिया और घुंघरू के नाम पर यह शहर पूरा मशहूर है, और कोरोना काल में यहाँ पर करीब 1000 कारखाने थे जो करीब 3 महीने तक बंद रहे। तो उसके जो मजदूर हैं, उसके जो श्रमिक हैं, वो रोजगार की चाह रखते हैं। उनके एक बड़े मुद्दा यहाँ पर रहता है। आलू की खेती करने वाले किसान इस बार उम्मीद के साथ ये सोच रहे हैं कि आखिर किसको वोट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, क्योंकि गन्ना बेल्ट के किसानों ने पहले और दूसरे चरण में अपने मत का प्रयोग कर लिया। तो तीसरे फेज में आलू की खेती करने वाले किसान आखिर क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा बने रहिए। और हम भी लगातार नजर बनाए हुए किसके पक्ष में वो घंटियां बजने वाली हैं जो एटा में बनकर तैयार होती हैं।